प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमरदीप। आज हम सुमेरियन सभ्यता की सामाजिक संरचना के ऊपर चर्चा करेंगे। मानव के इतिहास पर जब नज़र दौड़ाई जाती है और विशेषकर जब हम सामाजिक संरचना की उद्भव और विकास की बात करते हैं, तो पहला महत्वपूर्ण जो पड़ाव हमें देखने को मिलता है सामाजिक संरचना की ओर, तो हमें नवपाषाण काल दिखाई पड़ता है। नवपाषाण काल महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि अब व्यक्ति ने एक गांव बनाकर या छोटी छोटी क्षेत्र बनाकर वहां पर घरों का निर्माण किया और एक तरह से स्थायी घरों का निर्माण किया। स्थायी घर होने से उन क्षेत्रों में धीरे धीरे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक गतिविधियों का विकास होने लगा। और जब हम नवपाषाण काल की ही बात करें, तो नवपाषाण काल के दौरान बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं जिनमें मानव ने, चाहे वो पहिए का आविष्कार था, चाहे वो अग्नि का उपयोग था, बर्तन बनाने की बात थी, ये जितने भी प्रकार के हम देखते हैं वो सारी चीजें वहां शुरू होती हैं। इसी कारण नवपाषाण काल को मानव के इतिहास में एक क्रांति माना जाता है। नवपाषाण काल के पश्चात जो महत्वपूर्ण बदलाव हमें ताम्रपाषाण काल में देखने को मिलता है, जब मानव ने पहली बार किसी धातु का प्रयोग किया था। और पहली धातु जिसका प्रयोग मानव ने किया था वह तांबा थी। तांबे में टीन मिलाकर कांसे का निर्माण किया गया था। और जब दो धातुओं को मिलाया गया और तीसरी धातु तैयार हुई, एक नई धातु तैयार हुई, तो हमें यहां पर एक प्रयोगवादी मानव के अस्तित्व की बात स्पष्ट दिखाई पड़ती है और एक वैज्ञानिक व्यक्ति की भी, यानी एक तरह से अब अगर आज हम 21वीं शताब्दी में बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं, खोजें करते हैं, आविष्कार करते हैं, तो इस आविष्कार की मूल भावना का उदय हमें ब्रॉन्ज एज या फिर कांस्य युगीन सभ्यताओं में देखने को मिलता है। इसलिए इस सभ्यता का एक विशेष महत्व है। तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाया गया और इस कांसे की प्रधानता की वजह से इस समय की जो सभ्यताएं थी उनको सभी को कांस्य युगीन सभ्यताएं कहा जाता है या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यताओं में सुमेरियन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान है और आज हम इसी कॉन्टेक्स्ट में यहां पर सामाजिक संरचना का उद्भव और विकास की बात करेंगे। इसके साथ साथ मेरा जो पहला लेक्चर था, जहां पर हमने सुमेरियन सभ्यता की आर्थिक संरचना के उद्भव और विकास की बात की थी, वहां पर हमने देखा था कि वर्तमान में सुमेरियन सभ्यता इराक देश में पड़ती है और कालक्रम के अनुसार इस सभ्यता का अगर क्रोनोलॉजी देखी जाए तो लगभग 4,500 ईस्वी पूर्व में इस सभ्यता का उदय हमें देखने को मिलता है और 2350 के आसपास तक ये सभ्यता हमें दिखाई पड़ती है और मुख्यतः शहरीकृत सभ्यता थी। इसलिए इस प्रदेश को सुमेर या अक्कद कहा जाता, सुमेर और अक्कद कहा जाता था। 2000 ईस्वी पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया और लगभग 1100 ईस्वी से
जब असीरियाओं ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। ये एक तरह से मोटे मोटे रूप तौर पर इसका भौगोलिक और कालक्रम अनुसार हमने एक वर्णन देखा इसका। कांस्ययुगीन सभ्यताओं की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वह थी शहरी सभ्यता। आज अगर हम शहरी सभ्यताओं में निवास करते हैं, ये बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, तो इन सभी शहरों का निर्माण या इन सभी शहरों की नींव का पत्थर सुमेर की सभ्यता थी, क्योंकि ये सभ्यता वो सभ्यता थी जहां पर शहरों का उदय प्रथम तौर पर होता है। जब शहरों का उदय होता है तो धीरे धीरे वहां पर संगठित वर्गों का भी उदय होता है। संगठित वर्गों का उदय को अगर हम ग्रामीण प्रवेश या फिर इससे पहले की जो नवपाषाण या ताम्रपाषाण संस्कृतियां थी उनकी तुलना में देखा जाए तो, क्योंकि पहले या फिर ग्रामीण प्रवेश में हमें अलग अलग वर्ग संगठित रूप से दिखाई नहीं पड़ते हैं, मगर जब शहरों में जाते हैं तो हर कार्य करने वाला व्यक्ति अलग होता है, चाहे वो जुलाई का कार्य करता हो, चाहे वो शिल्पकार है, चाहे वो व्यापारी है। यानी अब कार्य के अनुसार अलग अलग वर्ग बन जाते हैं और इसी को डिवीजन ऑफ लेबर भी कहा जाता है, जो इस शहरी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। अमीर और गरीब में अंतर अब स्पष्ट हो जाता है, जो मुख्यतः सुमेरियन सभ्यता के घरों की में और जब मृतक संस्कार होते थे और मृतक संस्कार के समय मृत शरीर के साथ कुछ वस्तुएं रखी जाती थी जो वो मृतक अपने जीवन में उसने वो चीजें यूज की थी या प्रयोग में की थी। इन वस्तुओं के बहुमूल्य होने या साधारण होने से हमें उनके अमीर और गरीब में अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ता है, जो कभी नवपाषाण और ताम्रपाषाण में उतना स्पष्ट नहीं था। ये एक तरह से मुख्य रूप से हमें सामाजिक संरचना के उद्भव की एक बैकग्राउंड के रूप में देखा जाता है कि ये चीजें हमें इन शहरों में देखने को मिलती हैं। अब हम शहरों में कौन कौन से, यानी फिर सुमेर सभ्यता की सामाजिक संरचना की जब बात की जाती है तो कौन कौन से मुख्य वर्ग वहां पर थे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सामाजिक संरचना की जब बात की जाती है, आपके सामने ये त्रिभुज है जहां पर किंग्स, नोबल्स, कॉमनर्स और स्लेव की लिखा हुआ है। ये पहला अवसर था मानव के इतिहास का जब सब व्यक्तियों को समान नहीं माना जाता है। हालांकि असमानता की शुरुआत हमें नवपाषाण और ताम्रपाषाण युग में थोड़ी थोड़ी देखने को मिलती है, मगर अब वो स्पष्ट हो जाती है असमानता। वो मानव जो कभी पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में समानता के साथ अपने झुंड में रहता था, अब समानता कांस्ययुगीन सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलती है। अब सभी वर्ग समान नहीं है, अब हर वर्ग के अपने अपने कार्य बन जाते हैं। प्रमुखतः सुमेर सभ्यता में 3 वर्ग थे, उच्च वर्ग, साधारण वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में पुरोहित, राज परिवार और उच्च पदाधिकारी व्यक्ति शामिल थे, जिनका सामाजिक सम्मान सबसे अधिक होता था। इसके बाद साधारण वर्ग, जिसे हम मध्यम श्रेणी के लोग कहते हैं, यहां पर स्वतंत्रता और पराधीनता एक महत्वपूर्ण बिंदु बनकर उभरती है। साधारण वर्ग या फिर सामान्य वर्ग के जो लोग थे वो सभी स्वतंत्र होते थे, चाहे उसमें व्यापारी था, किसान था, शिल्पकार था, जो भी उसमें वर्ग के लोग थे। मगर जब आप निम्न वर्ग की बात करते हैं, दास या पराधीन वर्ग की बात तुम्हारे सामने आती है। यहाँ पर ये बेड़ियां भी पिक्चर में बनाई गई। इन बेड़ियों से मेरे ध्यान में आता है कि जब 18वीं सदी की बात की जाती है
और आधुनिक विश्व के इतिहास की पहली महत्वपूर्ण गणतंत्रात्मक क्रांति की अगर बात की जाती है तो फ्रांस की क्रांति की बात की जाती है। और फ्रांस की क्रांति में हमारे सामने एक तरह से रूसो बुद्धिजीवी के रूप में उभरता है और रूसो कहता है कि व्यक्ति जन्म के समय स्वतंत्र था, मगर समय के साथ साथ वह बेड़ियों में जकड़ा जाता है। हालांकि रूसो ने जिस कॉन्टेक्स्ट में फ्रांस के लिए जिस बात का वर्णन किया था या कही थी, वो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अलग कॉन्टेक्स्ट है। मगर एक स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि दासों का एक शोषणकारी इतिहास रहा है जो हमें आगे देखने को मिलेगा। शोषणकारी इतिहास में चाहे वो प्राचीन काल थे और मध्यकाल में तो और ज्यादा शोषण हो जाता है, और जब औद्योगिक क्रांति आती है तो वो शोषण बढ़ता जाता है। तो इस शोषण की जो अगर शुरुआत की अगर बात की जाती है तो शोषण तो सुमेरियन सभ्यता में भी था, मगर स्तर उतना अधिक उच्च स्तर का नहीं था जितना हमें आगे देखने को मिलता है। मगर हम ये कह सकते हैं कि दासता की शुरुआत हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद अगर वर्ग के अनुसार अगर हम के मुख्य कार्य क्या होते थे उसकी बात करें तो उच्च वर्ग की जब बात की जाती है तो सबसे महत्वपूर्ण जो पुरोहित वर्ग, वो सबसे महत्वपूर्ण वर्ग था। इसमें मेरे जो पहले लेक्चर था जहाँ पर हमने आर्थिक संरचना के विकास की बात की थी, वहां पर मंदिर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हर प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रित करने में, चाहे वो गतिविधि सामाजिक थी, आर्थिक थी, धार्मिक थी या जिस भी प्रकार की थी। हर प्रकार की गतिविधि मंदिर नियंत्रित करता था। जिस प्रकार का मंदिर द्वारा नियंत्रण हमें सुमेर की सभ्यता में दिखाई पड़ता है, वैसा अगर हम तुलना करें हड़प्पा के साथ तो वहां पर ऐसा मंदिर के अवशेष हमें देखने तक को भी नहीं मिलते हैं, और काफी विवादास्पद चीजें हमें कि वो पुरोहित यूज करता था, चाहे वो हड़प्पा संस्कृति का विशाल जलाशय हो, स्नानागार हो। मगर जब सुमेर सभ्यता की बात की जाती है तो सुमेर सभ्यता में पुरोहित एक महत्वपूर्ण या शक्तिशाली वर्ग था, और प्रारंभिक सुमेरियन नगर राज्यों का वो शासक भी होते थे। सुमेरियन लोगों का विश्वास था कि इस पृथ्वी पर मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य देवताओं की सेवा करना है। अगर देवता नाराज होते हैं तो उनके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं। कई बार दजला और फरात जैसी नदियों में जब बाढ़ आती थी तो लोग ये मानते थे कि देवताओं की नाराजगी इसके पीछे है। देवताओं को अगर खुश रखना है तो उसके बीच में एकमात्र कड़ी पुरोहित, इसलिए उसका सम्मान सबसे अधिक था। अगर पुरोहित वर्ग की बात की जाती है मुख्य कार्य क्या क्या करते थे तो हमें देखने को मिलता है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि ये लोग सिंचाई व्यवस्था को नियंत्रित करते थे, उपज के अतिरिक्त बाहर का भंडारण और इसका पुनर्वितरण भी करवाते थे, मंदिर द्वारा लगाए गए करों की वसूली भी करते थे, और जब कभी भी सामाजिक वर्गों में या व्यक्तियों में झगड़ा होता था उसको निपटाने का काम भी यही करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मंदिर द्वारा जो कर लगाए जाते थे उनकी वसूली करते थे, और धार्मिक जो रीति रिवाज थे वो भी साथ साथ संपादित करते थे। यहां पर हमें एक बात ध्यान देने की है, सुमेरियन लोगों का जो विश्वास था कि इस पृथ्वी पर मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य देवताओं की सेवा करना है। यहां पर हमें ये दिखाई पड़ता है कि लोग
धर्म के प्रति कितने ज्यादा विश्वासी या फिर अंधविश्वासी थे, ये भी देखने को पड़ता है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण वर्ग था जिसको राजपुरुष कहा जाता है, यह उच्च पदाधिकारी वर्ग इसे माना जाता है। आपके सामने जो तस्वीर है ये उर नगर के राजा की तस्वीर है। राजतंत्र स्थापित होने का भी एक पूरा इतिहास रहा है। वहां पर शुरुआत में मानते थे कि आदिम प्रजातंत्र था। जब जनसंख्या कम होती थी, सत्ता का स्रोत नागरिक होते थे। जैसे अगर आज हम भारत के संविधान की बात करें तो वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। एक तरह से भारत की सत्ता का स्रोत भी जनता है, मगर संदर्भ अलग अलग है। वहां पर सामान्यतः एक संसद होती थी जिसके 2 सदन होते थे, असेंबली और सीनेट। इसके बाद धीरे धीरे जो ये आदिम प्रजातंत्र था, लगभग 4500 ईस्वी पूर्व तक वहां पर एक तरह से इस तंत्र का उदय होना शुरू होता है। और लगभग 1500 साल के पश्चात 3000 ईस्वी पूर्व में हमें आदिम प्रजातंत्र के लुप्त होने के प्रमाण मिलने लग जाते हैं और धीरे धीरे सर्वोच्च पदाधिकारी की नियुक्ति होने लग जाती है, जिसे पटेसी या लुगल कहा जाता था। यहाँ पर अगर हम रूसों को फिर उद्धृत करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये एक तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसी बात है जो रूसों ने लिखा था। रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहता है कि एक समय ऐसा था जब सभी लोग समान थे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी रक्षा के लिए एक किसी व्यक्ति को राजा बनाया और उस राजा को वो लोग टैक्स देने लगे और धीरे धीरे वो राजतंत्र की शुरुआत हो जाती है। तो वैसे ही कुछ हमें व्यवस्था की शुरुआत यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसे हम पटेसी या लुगल कहते हैं। हालांकि दोनों शब्दों में कोई विशेष अंतर नहीं था। लुगल शब्द राजा के लिए और पटेसी देवता के प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त होता था। यहाँ पर हमें एक दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी पड़ती है कि राजा के लिए देवीय सिद्धांत की रचना भी की गई है, जो आगे चलकर हमें साहित्य में खूब देखने को भी मिलता है। और उसी कॉन्टेक्स्ट को अगर हम सुमेरियन समाज में देखें तो पटेसी यानी देवता का प्रतिनिधि और देवताओं को खुश करने के लिए सुमेरियन हर कोशिश करते थे, ये विश्वास भी उनमें था। तो एक तरह से यहाँ पर राजा को देवता के साथ जोड़ दिया गया और राजा को एक तरह से देवी सिद्धांत की अगर हम वो कहते हैं ना कि बिंदु या फिर नींव देखें तो हमें वो यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ साथ शासन कार्यों की बात की जाती है तो लोकल पटेसी के लिए बहुत सारे, जिसकी हम पहले भी आर्थिक संरचना में बात कर चुके हैं। अधीक्षक, निरीक्षक, पुरोहित जैसे लोग इसके कार्य करते थे। तो एक तरह से हम देखते हैं कि समाज राजपुरुष वर्ग एक प्रभुत्वशाली वर्ग था जिसका समाज में काफी सम्मान था। दूसरा फिर सामान्य और दास वर्ग की जब हम बात करते हैं, दास वर्ग के लोग जैसे हम पहले ही बात कर चुके स्वतंत्र होते थे और सुमेरियन जनसंख्या का लगभग 90% हिस्सा यही लोग थे। जो दूसरी तस्वीर है नीचे, ये दासों के बारे में, दासों की स्थिति की ओर इंगित करती है। समाज के सबसे निम्न वर्ग के लोग थे, किसी प्रकार के सामाजिक अधिकार इनके नहीं होते थे और दासता का जो शोषणकारी इतिहास हमें आगे चलकर देखने को मिलता है उसकी शुरुआत ये सुमेरियन सभ्यता थी। अब जब हम इसके विभिन्न सामाजिक वर्ग और न्याय व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो न्याय के बारे में विचार या नियम इस समय काफी हद तक ठीक थे। हालांकि इनकी अनुपालना कैसे होती थी उसके बारे में हमें कोई व्यवहारिक प्रमाण नहीं मिलता है, मगर फिर भी उच्च वर्ग के लोगों का जीवन मूल्यवान, फिर उनकी तुलना में सामान्य नागरिकों का जीवन कम मूल्यवान और दासों का जीवन और ज्यादा कम मूल्यवान होता था। मगर जब दंड देने की बात आती थी तो अपराधी अगर उच्च वर्ग का है तो उसे कठोर दंड दिया जाता था,
जो सामान्य और दास होने पर उसमें क्रमश कमी होती जाती थी। उच्च वर्ग को कठोर तंत्र इसलिए दिया जाता था क्योंकि वो लोग देश के शासक और रक्षक वर्ग थे। इसलिए इस वर्ग के सदस्यों को अनैतिक आचरण के लिए कठोरतम दंड देना आवश्यक माना जाता था ताकि समाज का वातावरण दूषित ना हो और इस सभ्यता के विकास में किसी प्रकार की बाधा न हो। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक कहावत है कि खेत की बाढ़ जब खेत को ही खाने लगे, यानी फसल को खाने लगे, तो उस खेत को कोई नहीं बचा सकता है। तो वैसी ही मनोदशा हमें उस समय पर सुमेरियन लोगों की देखने को मिलती है। अब महिलाओं के बारे में अगर बात की जाए तो महिलाओं की दशा के बारे में हम 2 स्लाइड में बात करेंगे। एक स्लाइड वो है जहां पर हम उच्च वर्ग की महिलाओं की बात करते हैं और सामान्यतः महिलाओं के बारे में एक सुमेर में कहावत थी, अपनी मां के वचन पर ध्यान दें क्योंकि यह भगवान का शब्द था। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे भारतीय शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता बसते हैं। तो सिद्धांत रूप में तो महिलाओं की कंडीशन अच्छी होने का प्रमाण ये कहावत है। इसको आगे हम और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। उच्च वर्ग में अगर बात की जाए तो राजा की पत्नी कई बार राजा की अनुपस्थिति में शासन करती थी, यानी उसको शासन करने का अधिकार भी था आवश्यकता अनुसार। इसी के साथ साथ एक महिला जो मधुशाला की मालिक थी किस नगर में, और अपनी काबिलियत पर वो उस नगर राज्य की शासिका भी बन जाती है। महिलाएं समय समय के साथ साथ पुरुषों पर निर्भर होती गई, परंतु फिर भी वे व्यापार, धन को ब्याज पर देने लेने या संपत्ति के मालिक बनने इत्यादि के अधिकारी ही रहती हैं। एक तरह से था कि उच्च वर्ग में दिखाई पड़ता है कि महिलाओं की कंडीशन ठीक, मगर जब हम सामान्यतः महिलाओं की कंडीशन या फिर दशा की बात करते हैं तो परवर्ती कालों की बजाय इस काल में कंडीशन काफी अच्छी थी। काफी अधिकार ऐसे मिले हुए थे जो उन्हें बाद में नहीं मिलते हैं। जैसे दहेज पर वधू का अधिकार माना जाता था, अपनी इच्छा से वैसे खर्च कर सकती थी, पति और वैक्स पुत्र न होने पर पारिवारिक संपत्ति का देखभाल कर सकती थी, अपने पति से अलग व्यापार कर सकती थी, स्वतंत्र रूप से दासी रखने का अधिकार था। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात हमें नजर में आती है, अगर महिलाएं व्यापार कर सकती थी तो शायद उनको पढ़ने का अधिकार भी था। और यही रीजन है कि इस समय पर महिलाओं को या फिर महिलाओं की दशा काफी हद तक अच्छी है। जब समाज उन्नत दशा में होता है और उन्नत दशा की जब हम जांच पड़ताल करते हैं तो शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो शायद क्योंकि इस समय पर लेखन प्रणाली का आविष्कार हो चुका था और हमें काफी इस तरह के प्रमाण भी मिलते हैं, तो दिखता है कि महिलाएं भी पढ़ सकती थी। इसके साथ साथ हमें देवदासी बनाए जाने के भी कुछ प्रमाण यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, मगर देवदासी बनना कोई हीन कार्य नहीं माना जाता था। जैसा कि आगे मध्यकाल में जाकर खासकर भारत की बात करते हैं तो देवदासी प्रथा एक शोषणकारी व्यवस्था बन जाती है। इस अवसर पर यानी जब देवदासी बनती थी उत्सव माना जाता था, उसकी शादी में दिया जाने वाला दहेज इत्यादि सामान भी उसको दिया जाता था। महिलाएं सामान्यतः घरेलू कार्य करती थी, जैसे बच्चों को पालना है, खाना बनाना है और घर की देखभाल वो लोग करती थी। इसके साथ जो बाकी दूसरी महिलाएं बच जाती हैं। बच्चों के बारे में अगर बात की जाती है तो कोई कानूनी अधिकार उनके नहीं होते थे। जैसे आज अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के संविधान में भी उनको बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिनकी खंडन राज्य नहीं कर सकता। उनके माता पिता उन्हें त्याग कर सकते थे, बेच सकते थे, नगर से निकाल सकते। एक तरह से देखते हैं कि महिलाओं बच्चों के ऊपर काफी पाबंदियां
इस समय में देखने को मिलती है। किसी भी समाज की अगर विकास की बात की जाती है तो परिवार और विवाह व्यवस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसी के बारे में वर्णन मिलता है सुमेर समाज के बारे में कि कानूनी दस्तावेजों, विवाह, उत्तराधिकार के मामलों से संबंधित से पता चलता है कि इस सभ्यता में समाज में मुख्यतः सिद्धांत एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था, मगर इसका अर्थ ये नहीं था कि वहां पर संयुक्त परिवार खत्म ही हो गए थे। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं। एक महत्वपूर्ण जो बात हमारे सामने उभर कर आती है वो समाज के स्वभाव की या नेचर की, ये नेचर ऑफ द सोसाइटी कैसा था। हमें पितर सत्तात्मक समाज देख के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं और पिता ही परिवार का मुखिया होता था। विवाह प्रक्रिया के बारे में विस्तार से हमें वर्णन मिलते हैं। विवाह करने की इच्छा के बारे में, यानी लड़कियों की इच्छा का सम्मान किया जाता था। ये पूरे हमें दिखाता है कि महिलाओं की शायद शिक्षा अच्छी थी। वधु के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। उसके बाद वर पक्ष के लोग वधु पक्ष को कुछ उपहार देते थे, जैसे गोद भराई जैसा सिस्टम होता था या फिर सगाई जैसा सिस्टम होता था। विवाह की रस्म पूरी होने पर दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान होता था और सभी एक साथ मिलकर भोजन करते थे और अंत में मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। ये बिल्कुल वैसी ही व्यवस्था है जैसे आज हम अपने आस पड़ोस में देखने को मिलती है। जैसे ही कोई शादी होती है तो नव विवाहित युगल मंदिर में अवश्य जाता है भेंट चढ़ाने के लिए। इसके बाद जब नव वधु को उसकी सास लेने आती थी तब वधु को उसके पिता द्वारा अपनी संपत्ति में से कुछ हिस्सा उसको दिया जाता था। मगर यहां पर ध्यान रहे कि पिता की खासकर जो अचल संपत्ति थी, चाहे वो घर था, पशुधन था, खेत इत्यादि थे, वो पुत्रों को ही मिलते थे। शायद चल संपत्ति में से कुछ हिस्सा महिलाओं को दिया जाता था। अब हम वेशभूषा के ऊपर कुछ बात करते हैं। ये जो पहली तस्वीर हमारे सामने है जहां पर एक महिला शायद किसी आईने के सामने श्रृंगार कर रही है। अगर वहां पर श्रृंगार या आभूषण की बात की जाती है, वेशभूषा की बात की, तो उच्च वर्ग की महिलाएं काफी विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करती थी। हालांकि इस तरह की चीजों के बारे में हमें सामान्य वर्ग में देखने को नहीं मिलता है। सुमेरियन लोगों में जब उत्खनन हुआ वहां का, तो प्रचुर मात्रा में श्रृंगार के उपकरण, आभूषण आदि मिले हैं, जिनमें अंगूठी, कड़े, पाजेब, कर्णफूल इत्यादि सम्मिलित हैं। प्रोफेसर वूली की जो अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्हें रानी सुबअद की समाधि से एक लघु प्रसाधन पेटिका यानी श्रृंगार पेटिका मिली है, जिसमें सोने की पिन लगी हुई है, जिसकी घुंडियां नीलम की बनी हुई, नीलम जो पत्थर होता है, बेशकीमती पत्थर होता है, ये मिली हुई है उस पेटिका के साथ लगी हुई। इस प्रसाधन पेटिका जो मुश्किल से उंगली की अनामिका के बराबर होगी, यानी यदि छोटी थी, सोने के तारों से अलंकृत, यानी खूब इसके ऊपर शिल्पकारी की गई है, कलाकारी की गई उस समय की जो सोने का काम करते थे। इसमें गालों की जो पेटिका मिली है, उसमें श्रृंगार पेटिका में गालों की लाली निकालने के लिए एक छोटी चम्मच, त्वचा ठीक करने के लिए छड़ी, बाहों के अनावश्यक बाल निकालने के लिए एक छोटी चिमटी रखी हुई मिली। यानी ये चीजें आज आधुनिक जमाने में महिलाएं यूज करती हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें उसमें भी महिलाएं यूज करती थी। स्पष्ट है कि महिलाओं की सोच या उनको अपने शरीर के बारे में ध्यान रखने का कितना ज्यादा ख्याल था उनको।
इसी प्रसाधन पेटिका में हमें सोरानी की सोने की अंगूठी में नीलम जड़ा हुआ मिला है और उसने इसके मेल का ही कंठहार यानी गले का हार धारण किया, यानी मैचिंग भी उन्होंने काफी अच्छी की हुई है। इसके साथ साथ जब हम सामान्य रूप से बात करते हैं तो आम जनता की, तो आम जनता सामान्य वर्ग के लोग अधिकतर शरीर से ऊपर कुछ नहीं पहनते थे शुरुआत में, बाद में पहनने लग जाते हैं और इस तरह से एक धोती टाइप में वो लोग पहनते थे। महिलाएं इस तरह से एक वेशभूषा पहनती थी। तो ये हमें उस समय की वेशभूषा और आभूषण के बारे में जानकारी मिलती है। निष्कर्ष के रूप में अगर हम कहना चाहें तो आज आधुनिक सभ्यता या शहरी समाज की नींव हमें सुमेरियन सभ्यता में दिखाई पड़ती है। मुख्य रूप से 3 वर्ग में ये समाज विभाजित था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वर्ग पुरोहित वर्ग था, जो समाज की सभी प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रित करने की शक्ति रखता था। राजपुरुष और उच्च अधिकारी जिनकी शासन में महत्वपूर्ण भूमिका थी और सामाजिक प्रतिष्ठा भी सबसे अधिक थी इनकी पुरोहित के बाद। सामान्य वर्ग मुख्य रूप से कार्यकारी वर्ग था। दास वर्ग को उत्पादक कार्यों में लगा जाता था, यानी जितने भी उत्पादन कार्य होते, चाहे वो खेती करना होता था या किसी प्रकार की गतिविधियां होती थी, वहां पर दास वर्ग की नियुक्ति होती थी। न्याय व्यवस्था अच्छी दिखाई पड़ती है, जहां पर उच्च वर्ग को दंड, अपराध करने पर अधिक दंड देने के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। परिवार और विवाह, यहाँ पर हमें महिलाओं की इच्छा का सम्मान दिखाई पड़ता है। वेशभूषा की अगर बात करते हैं तो वेशभूषा में हमें खासकर उच्च वर्ग की महिलाएं एक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। उनकी तुलना में हमें सामान्य वर्ग की जो महिलाएं थी वो बहुत ही कम, यानी एक तरह से गरीब दिखाई पड़ती। तो अमीर और गरीब का जो अंतर था वो हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस लेक्चर की समाप्ति करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपने बड़े ध्यान से सुना और इसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आप सभी का इस लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।